वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन जुलाई 2025, जिसमें हम अपना इंटरनेशनल रिलेशंस आज कवर करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए ज़रूर वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक करिए और साथ ही चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टाइमली मिलते रहें। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो आज क्या है, इंडिया का यूके का को जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी सीटा जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में। तो अगर सीटा एग्रीमेंट आए किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है, ये साइन हुआ। ठीक है, इस एग्रीमेंट से क्या फ़ायदे हैं, क्या हाइलाइट्स हैं, क्या है ये एग्रीमेंट, क्या देगा ये दोनों कंट्रीज़ को, तो हम समझते हैं। इंडिया और यूके ने ये साइन किया और एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन अपनी पार्टनरशिप में इन्होंने अचीव करा। जैसे देखो, इंडिया और यूके का विजन था तो 2035 का हमारा विजन है, जिसमें हम चाहते हैं कि नेक्स्ट डिकेड्स में, आने वाले टाइम्स में हम कोऑपरेशन करें, गाइडेड वाला कोऑपरेशन करें, अडॉप्टेड टू अ गाइड कोऑपरेशन, ताकि इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस, क्लाइमेट, हेल्थ, एजुकेशन में हम आगे से आगे बढ़ पाएँ। और डिफेंस के लिए भी हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल एक रोड मैप तैयार करा है, जिस रोड मैप में हम को डिज़ाइन, को डेवलप या डिफेंस के प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब जो सीटा है, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, बेसिकली इस सीटा में बेसिकली एग्रीमेंट में क्या साइन हुआ है। एग्रीमेंट होता है तो किसी दो चीज़ का बेसिकली एग्रीमेंट साइन होता है, तो वो हम देखते हैं कि क्या साइन इसके अंदर हुआ है। देखो, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आती है कि आपका 99% जो टैरिफ एलिमिनेशन यहाँ पर किया गया है उसके बारे में बात कर रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे देखा गया टैरिफ एलिमिनेशन हुआ, यानी 99% जो टैरिफ लाइंस थी उसको एलिमिनेट करा गया है, ताकि इंडिया का ट्रेड बास्केट जो है वो ऑलमोस्ट इंटायर ट्रेड बास्केट कवर हो पाए। ठीक है, तो टैरिफ को क्या किया गया, टैक्सेस होते हैं यानी कि उनको हटाया गया है, ताकि इंडिया टैरिफ लाइंस को ओपन कर सके और 91% जो हमारा यूके को एक्सपोर्ट होता है वो आराम से हो पाए। सेकंड काम है सेंसिटिव सेक्टर सेफगार्ड, यानी इंडिया जो है वो सेंसिटिव सेक्टर्स को भी सेफगार्ड करेगा। ऐसा भी हमने बोला कि हम डेयरी में, सीरियल्स में, मिलेट, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में भी हम चाहते हैं कि सेफगार्ड रहे। ऐसा ना हो कि ये बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, इनको छेड़ने से थोड़ा सा बचना है। बायलेटरल हमने कहा कि हम सडन इंपोर्ट सर्जेस वगैरह को भी कंट्रोल करेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट टैक्सेस ना हो जाएं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इससे हर्ट ना हो जाए। तो सारे एग्रीमेंट आपस में साइन हुए। सर्विसेज के लिए हमने क्या बोला, हम डीप मार्केट एक्सेस करेंगे, आईटी, फाइनेंस वगैरह। आपको पता ना, हमारी आईटी जो सॉफ्टवेयर हमारे जो आपको इंजीनियर्स ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, यूके के अंदर मिलेंगे, आईटी, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कमिटमेंट दिए हैं कि इंडिया ने बहुत सारे वाइड रेंजिंग कमिटमेंट करे हैं फ्रॉम दी यूके, कवरिंग ऑल, ये आपके 12 मेजर सेक्टर्स को, सर्विस सेक्टर्स को यहाँ पर इन्होंने कवर बेसिकली करा है। अब यहाँ म्यूचुअल रिकॉग्निशन किस बात को लेकर आई है समझते हैं। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन आई है, प्रोफेशनल मोबिलिटी आई है आपकी। बोथ कंट्रीज़ विल रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज करेंगी। कौन कौन से एरियाज़ में, लाइक नर्सिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर विद इन अ ईयर, ताकि मोबिलिटी ईज रहे, बैरियर्स रिड्यूस हो सकें। और टेम्परेरी एंट्री फॉर प्रोफेशनल्स, यानी यूके ने इंडियन बिजनेस विजिटर्स को, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरर्स को, सप्लायर्स को, इन्वेस्टर्स को बोला है कि 90 दिन से लेकर 3 साल तक आप रह सकते हो, पॉसिबली एक्सटेंशन भी हम दे देंगे, तो प्रोफेशनल्स की एंट्री भी शुरू हो जाएगी। यूके ने इंडियंस को बोला है कि आप ज़रूर आइए। तो उसके बाद डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी है, इंडियन वर्कर्स को एग्जेम्प्ट करने को बोला है, एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से। सिंप्लीफाई करा गया रूल्स ऑफ ओरिजिन को, यानी जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी सेल्फ सर्टिफाई करेंगे प्रोडक्ट ओरिजिन्स को। 1000 जो आपका यूरो स्मॉल कंसाइनमेंट वगैरह है उसको भी करेंगे। तो इंडिया क्या कर रहा है, बेसिकली जितने भी इंडिया के की सेक्टर्स हैं वहाँ पर इंडिया की कोशिश है कि वो कि आपके टेक्सटाइल, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल या प्रोसेस फूड के अंदर भारत चाहता है कि सप्लाई चेन ये की सेक्टर्स की बनी रहे। तो एक्सपोर्टर को चाहे सेल्फ सर्टिफाइड प्रोडक्ट ओरिजिन चाहिए हो, स्मॉल कंसाइनमेंट चाहिए हो, वो बिना डॉक्यूमेंट के भी अब हो जाएगा। ठीक है,
ये सारा इस एग्रीमेंट के तहत ही हुआ। तो ना एक बहुत सुंदर रोड मैप बनाया है। अगर क्वेश्चन में आपसे आ जाए तो इंडिया और यूके का विजन, आप जब भी इंडिया यूके का रिलेशन समझाओगे ना, तो ये रोड मैप आप समझाना कि अभी तो 2035 तक हमने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप भी तैयार कर लिया है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, फ्लैगशिप हमारा पार्टनरशिप होगा, वो रीडिफाइन करेगा इंडिया और यूके के रिलेशंस को, स्ट्रैटेजिक गोल्स को क्लियर करेगा, सस्टेन्ड इनोवेशन, टेंजिबल बेनिफिट्स ये तैयार करेगा, और 6 हमारे स्ट्रैटेजिक पिलर्स होंगे, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, क्लाइमेट एजुकेशन, पीपल टू पीपल टाइज, इसको करा गया है। ग्रोथ एंड ट्रेड की बात की जाए तो बायलैटरल ट्रेड को आगे से आगे बढ़ाना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है, एआई मशीन लर्निंग को आपस में कनेक्ट करना है, क्रिटिकल मिनरल्स को आपस में कनेक्ट करना है, हेल्थ की टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो 10 साल का आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है, क्लाइमेट के लिए तैयार करा गया है कि हम अपनी एडवांस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशंस को, एजुकेशन एंड ऑल के लिए हमने ग्रीन स्किल परमरशिप की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम देना शुरू करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। यूके की यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं क्रॉस इंडिया, वो बनाए गए हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाए उनको, तो ये सब करा गया है। अब सीटा से, यानी जो हमारा ये इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव, इससे भारत को क्या लाभ है? देखो, सबसे बड़ा इंडिया को फ़ायदा ये हो जाएगा, हमारा 20 से 40% ना एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होगी। किस किस सेक्टर्स में? स्पेशली टेक्सटाइल, ज्वेलरी और मशीनरी वाले सेक्टर पे हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन की बात करें तो फेनी है, टॉडी है, नासिक की वाइन है, ये बहुत ज़्यादा यूके की मार्केट में लोग पीते हैं, लेते हैं, इसको करते हैं। मार्केट का एक्सेस बढ़ेगा। एग्रीमेंट से आपके 37.5 बिलियन यूके का एग्रीकल्चर इंपोर्ट मार्केट का इंडियन प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा, लेबर राइट हुआ, कोई फेयरनेस हुआ, अवेयरनेस हुआ, फेयर ट्राइब्यूनल्स की बात हुई, ये सब हुआ। वुमेन वर्कर को मिलेगा प्रोविज़न, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी का। एमएसएमई को फ़ायदा हो जाएगा, रीजनल ग्रोथ हो जाएगी, ट्रेड बूस्ट हो जाएगा, तिरुप्पुर टेक्सटाइल, कोलकाता, ये सबको बहुत फ़ायदा होगा। अब यूके और इंडिया के रिलेशंस के सिग्निफिकेंस क्या है? वाई वी आर फोकसिंग बोथ ऑफ कंट्रीज़, एक दूसरे में क्या इंटरेस्ट है? ऐसा कुछ तो इंटरेस्ट है, तभी तो साथ में आ रही हैं। तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी बायलैटरल ट्रेड जो है वो $56 बिलियन का हो रहा है। इसका गोल क्या है? डबल करना है हमें बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? देखो, यूके जो है 6th लार्जेस्ट इनवर्ड इन्वेस्टर है भारत के अंदर। क्यूमुलेटिव इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इनका कोऑपरेशन मल्टीलेटरल फोरम्स में बहुत है। इंडिया और यूके यूएन में भी मेंबर हैं, यूएनएससी में भी आपको पता है कि ब्रिटेन जो है वो परमानेंट मेंबर है। G20 में भी हमें मिलते हैं, ये कॉमनवेल्थ में भी, इंडो पैसिफिक में भी। तो यूके का सपोर्ट भी है भारत को, पूरी तरह यूके हाथ साथ देता है कि भाई परमानेंट सीट तो यूएनएससी की भारत को मिलनी चाहिए, तो क्यों ना हम इनके साथ और रिलेशंस बढ़ाएं। फिर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया और यूके जो है रेगुलर वेज में होल्ड करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, चाहे कॉन्कर नेवल है, कोबरा वॉरियर एयर की है, अजय वॉरियर आर्मी की है, ये सारी एक्सरसाइजेस भी भारत और यूके आपस में करते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइजेस के नाम एग्जैक्टली पता होने चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में होती है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज हो, आर्मी हो, एयर हो, हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो यूके में बहुत सारे लोग, अगर हम यूके का सेंसस देखते हैं ना 2021 का, तो हमें पता चलता है 1.864 मिलियन इंडियन डायस्पोरा वहाँ के भारत में लोग रह रहे हैं, भारत के लोग रह रहे हैं यूके के अंदर। फिर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सी यूके की यूनिवर्सिटीज़ प्लान कर रही हैं कैंपसेस इंडिया में ओपन करने की। जैसे यूनिवर्सिटी जो है आपकी साउथहैम्पटन गुरुग्राम कैंपस है, ये पहला है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये खुलने वाला है। इसमें 1,70,000 इंडियन स्टूडेंट्स आर करेंटली स्टडिंग इन द यूके। ठीक है ना, ये भी एक बात है। फिर हेल्थ कोऑपरेशन की बात करें तो जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारा। कोविड-19 की वैक्सीन हमने इनको दी, हमने लाइसेंसिंग अग्रीमेंट किया सीरम इंस्टीट्यूट और यूके बेस्ड एस्ट्राजेनेका ने।
तो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वगैरह नर्सेस का एलिड ये सब भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इंडिया और यूके के रिलेशंस में कुछ कंसर्न्स भी हैं, और वो पहला कंसर्न क्या है कि डाइवर्जेंट फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस। देखो, हमारा स्टांस रशिया यूक्रेन में अलग है, इनका अलग है। हम इस मामले में ज़्यादा बात करते ही नहीं, हम कहते हैं भाई पीसफुल कोऑपरेशन होना चाहिए क्योंकि हमारा रशिया फ्रेंड है। इनका यूक्रेन की तरफ टिल्ट ज़्यादा है क्योंकि ये नेटो मेंबर्स हैं आपस में। फिर यूके की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, यूके के अंदर हमेशा पॉलिटिकल डिबेट कश्मीर को लेकर चलती है, और हमारे इंटरनल मैटर में इनको पता नहीं क्यों है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, हमारे डायस्पोरा रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर इंडिया को ये भी दिक्कत रहती है कि यूके के अंदर भी बहुत सारे प्रो खालिस्तानी एलिमेंट चलते रहते हैं जो अल्टीमेटली हमारी सोवेनिटी, हमारी फ्रीडम को छीनने की कोशिश करते हैं। फिर एक्स्ट्रेडिशन हर्डल की बात करें तो डिस्पाइट एन एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी लीगल डिलेज बहुत हैं। हाई प्रोफाइल जो फिगरेटिव लाइक विजय माल्या जो थे यूके के, या स्ट्रेन हो रहे हैं हमारे बायलैटरल ट्रस्ट, इससे स्ट्रेन हो रहा है। तो जो सीटा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो बेसिकली देखने को मिलता है, इससे इंडिया यूके का जो रोड मैप है ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है बायलैटरल टाइज के लिए। इससे हमारा कोऑपरेशन बढ़ेगा, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, क्लाइमेट में, सब जगह हम ऐड करते जाएं। P5 G7 हर जगह तो हम इनके साथ ही, और इंडिया जो है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। ये भी एक पॉइंट है, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है हमारे देश में, और अगर हम इसको सही ढंग से अपने रोड मैप को अच्छे से यूज़ करते हैं ना, तो डेफिनेटली हमारे पार्टनरशिप एलिवेट होंगे और हम अपने लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस को भी डील कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के बारे में। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव्स के ऑफिशियल विजिट करी 60 साल डिप्लोमेटिक टाइज के बाद। तो क्या निकल कर आया? जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा वो कुछ ना कुछ उसमें निकल कर आता है, उस आउटकम निकल कर आता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट सबसे पहले हमने एक्सटेंड किया इनका, हमने कहा कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, इतना उधारी आप कर सकते हो, यानी 4850 करोड़ टू मालदीव्स हमने दे दिया क्रेडिट। हमने कहा एनुअल डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस भी हम हटाते हैं, ठीक है। और लॉन्च किया हमने इंडिया मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत, और NPCI पेमेंट लिमिटेड ये सब ने हमने मालदीव्स में अभी क्या हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जो हम UPI करते हैं ना वो वहाँ पर भी अब मालदीव्स में भी चलेगा। बाकी बहुत सारे MOUs हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, फिशरीज़, एक्वाकल्चर या इंडियन फार्मासोपियो को, ये सब साइन किया है हमने, रिकॉग्नाइज़ किया है फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑल इंडस्ट्रीज़ को भी। और भी एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है, मालदीव्स का लोकेशन ध्यान रखना है। देखो, इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन है बड़ा पुराना है, एथनिक, लिंग्विस्टिक वे में, कल्चरल वे में, रिलीजियस वे में, कमर्शियल लिंक है। तो भारत ऐसी पहली कंट्री थी जिन्होंने मालदीव्स को इंडिपेंडेंस को 1965 में रिकॉग्नाइज़ किया। पहले तो ये भी मुल्क था, मतलब कॉलोनाइज था, तो जब ये इंडिपेंडेंट हुए 1965 में, तो भारत ऐसी पहली कंट्री थी जिन्होंने इनको रिकॉग्नाइज़ किया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने शुरू करे। अब अगर हम मालदीव्स की बात करें तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, प्रॉक्सिमिटी है। मालदीव एक ऐसा जोग्राफिकली पोजीशनड है जो टोल गेट है बिटवीन वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन। मालदीव्स की प्रॉक्सिमिटी इंडियन वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादा है, एक हब है ये इंडियन ओशन सी लेन्स का। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है भारत के लिए मालदीव्स की, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली। दूसरा, ये हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है। भारत तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह ही मालदीव्स को देखता है। कैसे देखता है कि मालदीव्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया का जो विजन है ना, महासागर, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ये हो रहा है। फिर डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया जा रहा है फॉर डिफेंस, वो भी साइन किया गया है। और मालदीव ने इवन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी एक फाउंडिंग मेंबर है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो ट्रेडिंग पार्टनर रहा है भारत के साथ। आप सोचो $$ 548.97 मिलियन का हमारा ट्रेड हो रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इनको कोई दिक्कत होती है, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह जाता है और इनको बचाता है, चाहे वो कूप अटैम्प्ट हुआ हो 1988 में, इनकी कंट्री में सुनामी आई हो, माले में वाटर क्राइसिस हुआ हो, कोविड में, हम फटाफट पहुंचते हैं, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर कंट्री हैं। तो एक्सटेंशन P2P लैंग्वेज यहाँ बोल रहा है कि भारत जो है टॉप टूरिस्ट मार्केट भी है मालदीव्स के लिए। आप सोचो 2.09 लाख इंडियन टूरिस्ट 2023 में मालदीव्स गए थे।
तो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंट लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आई मालदीव्स को लेके, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स थी मालदीव्स की वो काफ़ी एंटी और प्रो इंडियन और चाइना, ऐसे 3 लोग यहाँ पर डिवाइडेड हैं। तो हमारे जो एंटी वाले इंडियंस हैं या जो चाइनीज़ के साथ ज़्यादा टिल्टेड हैं वो हमारे को इरिटेट करता है। स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट अंडर प्रेसिडेंट मुइज़ू, इन्होंने क्या हुआ जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आया ना, तो इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। मतलब इन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा इन्होंने जगा दिया, फ्यूल कर दिया, आग लगाई इन्होंने एंटी इंडिया पब्लिक सेंटिमेंट, जिससे हमारे हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कैंसिल हो गए, हमारे इंडियन मिलिट्री पर्सनल को भगा दिया गया। अब मालदीव्स ने अपनी पॉलिसी भी चेंज कर दी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी से टू ए मालदीव फर्स्ट पॉलिसी, डाइवर्सिफाई कर दिया इन्होंने अपना मालदीव फॉरेन पॉलिसी को। फिर मालदीव ने क्या किया है, BRI को ज्वाइन कर लिया है 2014 में। चाइना ने यहाँ पे कई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो हमें बड़ा इरिटेट करता है ये। जबकि इनके यहाँ हाई फिजिकल डेफिसिट है, मॉडरेशन है GDP ग्रोथ में, और GDP इनकी फिर राइज हो रही है। इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी है मालदीव्स के अंदर, इससे भी हम इरिटेट रहते हैं, क्योंकि फिर ट्रेड किस बात का होगा, कैसे होगा, पैसे कैसे देंगे। फिर USA 2023 में USA ने इनको फाइनेंशियल फैसिलिटेटर, और ये क्या हुआ, यहाँ ऑपरेट करते हैं ISIS अलकायदा, मालदीव में ऑपरेट करने देते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो इंडिया एंड मालदीव्स में डेफिनेटली कुछ कॉमन चैलेंजेस लेकिन हैं इंडियन ओशन रीजन में। मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन अगर हम लगा देते हैं फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, तो फिर मामला बढ़ जाएगा। तो नेचुरल पार्टनर्स बने, हम दोनों एक साथ काम करें, मैरीटाइम प्लस सिक्योरिटी कोऑपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करें, ताकि हम दोनों कंट्रीज अच्छे से काम कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है, चाइना बना रहा है भैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। चाइना ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, मेडॉग मेगा डैम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये यारलुंग ज़ैंगबॉब रिवर इन तिब्बत। बियॉन्ड पावर जनरेशन अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली सपोर्ट कर रहा है बीजिंग के गोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग तिब्बत को क्या करना चाहते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं। तो मेगा डैम प्रोजेक्ट बना के ये बेसिकली एक तो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव है, दूसरा ये कार्बन न्यूट्रलिटी, क्या बोल रहे हैं, चाइना कह रहा है भी देखो हम तो चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, और हम इकोनॉमिक बूस्ट करना चाहते हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी हम चाहते हैं 2060 तक आ जाए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अब बेसिकली हमें समझना है मेडॉग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कहाँ पे एग्जैक्टली सिचुएटेड है ये, कैसे कैसे इसको बना रहे हैं। स्केल एंड कैपेसिटी की बात करें तो अगर ये प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, कंप्लीट अगर ये हो गया, तो ये 3 गॉर्जियस डैम, वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट है ना गॉर्जियस डैम, उसको ये सरपास कर देगा, और ये 3 टाइम मोर एनर्जी क्रिएट करेगा। कहाँ पे सिचुएटेड है ये, ग्रेट बैंड ऑफ यारलैंग सैंगपो रिवर के पास है यहाँ पे, यानी कि तिब्बत में, और ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास है। में 5 कास्केड ये बनाएंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाफ ऑफ रिवर का फ्लो को ये डाइवर्ट करेंगे ब्रह्मपुत्रा की। अब कंसर्न समझो आप क्या है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न ये है कि वाटर का जो फ्लो है उससे हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया परेशान होने वाला है, क्योंकि जब आप किसी भी रिवर के पानी को डाइवर्ट करते हो तो उससे एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो इस सब पर असर पड़ेगा। कह रहा है वैसे भी 2000 में सियांग रिवर डिज़ास्टर हम झेल चुके हैं, फिर सिक्योरिटी का रिस्क भी है, वाटर बॉम्ब इन द टाइम्स ऑफ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर वाटर रिसोर्स कंपटीशन की बात है, ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है वो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश कंपटीशन फेस कर रहा है, ह्यूमन सिक्योरिटी को रिस्क है, रीजनल स्टेबिलिटी को दिक्कत है, डिसरप्शन है सेडिमेंट फ्लो का, थ्रेट है, 218 फिश स्पीशीज़ को दिक्कत है, हिल्सार माहिसीर तो आप मार ही दोगे, वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड छिन जाएगा। सिस्मिक जो जोन है लोकेटेड वहीं पर है जहाँ पर ये डैम बना रहे हैं, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा वहीं आते हैं, और तिब्बत में 7.5 मैग्नीट्यूड का ऑलरेडी क्वेक आ चुका है 2024 में। कैटास्ट्रॉफिक नहीं रहेगा इससे डैम बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग रिवर वाटर कोऑपरेशन ऑलरेडी हमारे बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। 2006 से ही हमने कई सारे एनुअल डायलॉग करते हैं, फ्लड सीजन डेटा देते हैं तिब्बतन स्टेशंस के लिए, या जो सब कुछ करते रहते हैं हम इससे रिलेटेड। अब इंडिया इसमें क्या करे, देखो इंडिया का पोटेंशियल रिस्पॉन्स तो था ही कुछ, तो हमने रिस्पॉन्स में बोला कि भाई साहब स्ट्रैटेजिक काउंटर मेजर करेंगे हम। कैसे,
इंडिया ने कहा कि हम सियांग पे अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में प्लान कर रहे हैं और हाइड्रो पावर हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि हम चाइना को अपस्ट्रीम एडवांटेज जो ये कर रहा है ना, रिस्पॉन्स टू ब्रह्मपुत्र, हम भी लेंगे। नीति आयोग ने सियांग रिवर पर 2017 में मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पहले से ही प्रपोज किया हुआ था। अब ट्रांसपेरेंसी डिमांड की बात करें तो फुल डिस्क्लोजर होगा टेक्निकल डिटेल्स का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, सिस्मिक सेफ्टी प्लान्स बनेंगे। फिर रीजनल कोलिशन की बात करें तो डाउन स्ट्रीम जितने भी नेशंस हैं वो एक साथ आएंगे और एक लीगली बाइंडिंग वाटर शेयरिंग करेंगे, ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन करेंगे, पुश होगा फॉर मैकेनिज्म सिमिलर टू चाइनाज एग्रीमेंट। फिर ऐसे ही वाटर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, एक्सप्लोर करेंगे साउथ एशिया का वाटर नेटो के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लेसन्स ये सब अडॉप्ट किए जाएंगे। तो यारलुंग थैंगपो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये नीड ऑफ अर्जेंट प्लस कोऑपरेशन वाटर गवर्नेंस के चलते इसको बनाया गया है। बिना ट्रांसपेरेंसी के काम अच्छा नहीं चलेगा। तो एक मिडल राइपीरियन कोalition ज़रूरी है, साउथ एशियन वाटर नेटो ज़रूरी है, ताकि बेसिकली इकोलॉजिकल डैमेज से बचाना, इकोनॉमिक लॉस, रीजनल इंस्टेबिलिटी ये सब आ सकती है। ये प्रोजेक्ट बड़ा ख़तरनाक है, इसके लिए बहुत ही अर्जेंट और कोऑपरेटिव हमें वाटर गवर्नेंस चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस। न्यूज़ में क्यों था समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारी कंट्री के, उन्होंने अपनी रीसेंट विजिट को कंप्लीट किया अफ्रीकन नेशन ऑफ घाना एंड नामीबिया। बोला कि अफ्रीका का गोल है इंडियाज़ प्रायोरिटी। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर एक स्पेशल सेशन घाना में एड्रेस किया, आपको पता है जुलाई में गए थे। नेशनल ओनर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को घाना ऑफिसर ने दिया, स्टार ऑफ द घाना बोला। बहुत अच्छा वेलकम हुआ था। आपको अगर आपने कोई पिक्चर्स या वीडियोस रील्स वगैरह देखी हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी वहाँ अच्छा वेलकम हुआ, क्लोजर टाइज भी हमारे रहे। तो इंडिया एंड अफ्रीका के अगर हम समझें तो यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ, चाहे कंसल्टेटिव डिमांड ड्राइवन अप्रोच से। कंपाला प्रिंसिपल्स हमने साइन करे हैं। अब स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है अफ्रीका का इंडिया के लिए, ये समझते हैं। स्ट्रैटेजिक अगर बात करी जाए तो स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो अफ्रीका क्या है, एक नेचुरल पार्टनर है भारत का, क्योंकि भारत ही वो कंट्री है जो ग्लोबल साउथ की बात करती है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पीस आए, सब कुछ आए, तो भारत अफ्रीका के वहाँ पर भी वो करता है। मतलब आप समझो कि सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया, पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। अफ्रीकन यूनियन को हमने जब हमारे देश में 2023 में G20 की समिट हमने होस्ट की थी, तो हमने वहाँ पर इनको भी ऐड कराया। G21 हो गया देखा जाए तो, हालांकि G20 मेंबरशिप में अफ्रीकन यूनियन आया। अब यहाँ पर ही ग्लोबल साउथ की वॉइस की गई, AGC इस्टेब्लिश किया गया इंडिया और भारत के लिए। डिफेंस की बात की जाए तो इंडियन अफ्रीकन कंट्रीज़ ने अपनी इंगेजमेंट बढ़ाई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। मिलन एक्सरसाइज हम करते हैं, कटलेस एक्सप्रेस हम करते हैं। इंडियन नेवी ने यहाँ पर लार्ज स्केल मल्टीलेटरल मैरीटाइम इंगेजमेंट किया। अफ्रीका ने ऑफ़र किया यहाँ पर यंग रैपिडली अर्बनाइजिंग मार्केट, क्रिटिकल मिनरल्स ये सब शुरू किया। 48.1% कोबाल्ट अफ्रीका में है, मैंगनीज़ है, इतना मिनरल रखा हुआ है। और पता है भारत जो है अफ्रीका लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, मतलब पार्टनर है ट्रेड में हम। और यू और चाइना के बाद हम ही इनके पार्टनर हैं। ट्रेड बास्केट की बात की जाए तो देखो अफ्रीका में मिनरल फ्यूल मिलता है, फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के, ऑयल है, डायमंड है, कॉपर है। मार्केट का एक्सेस बड़ा ज़बरदस्त है। भारत पहली ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जो नॉन रेसिप्रोकल ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस दे रही है। इंडिया का टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। डिजिटल कनेक्टिविटी के नए पिलर शुरू हो रहे हैं। अफ्रीका में सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाउंडेड बाय इंडियन टारगेट्स मिनी ग्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर वहाँ पर बन रहा है। अब कंपाला प्रिंसिपल यानी 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं फॉर इंडियाज़ एंगेजमेंट विद अफ्रीका। अब क्या हैं ये 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स? एक तो इंटेंसीफाई डीपेंड करना इंडिया की इंगेजमेंट, ग्रेटर मार्केट एक्सेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, अफ्रीकन यूथ्स के लिए कोऑपरेशन, टेररिज्म में क्रिएट लोकल अपॉर्चुनिटी, डिजिटल टूल्स का यूज़ करना, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना। अब कंसर्न क्या है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में? डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी, मल्टीपल इंडिया फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाना जिससे कोई डिले अगर हो रहा हो, प्रोसीजरल बॉटलनेक्स आ रहे हो, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो, वो प्रॉब्लम। अंडर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस,
परमानेंट रिप्रेजेंटेशन देखो हमारे पास है नहीं अफ्रीकन नेशंस की, आपको पता ही है। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन फ्रॉम अदर पार्टनर्स, पॉलिटिकल अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट या फ्री, स्पेशली इन सहेल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये वाली प्रॉब्लम। तो ट्रेडिशनली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके साथ ही अगर हमने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और पोस्ट कॉलोनियल साउथ साउथ कोऑपरेशन खेल लिया ना, तो फिर हमारी जो डिपेंडेंसी इन पे ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे इनसे रिलेशंस अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर ज़रूरी भी है, आपको काफ़ी सारे मिनरल्स मिलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज़ के टाइज़ हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ गए, घाना गए, तो उसके बाद उसके आपको याद होगा विजिट किया त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील भी गए। 17 ब्रिक की समिट जो आपको पता है ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में थी, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा 17 ब्रिक की समिट कहाँ हुई थी, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के शहर में हुई थी। अब यहाँ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को त्रिनिदाद टोबैगो में भी मिला। इंडिया ने कहा भाई हम OCI कार्ड एक्सटेंशन भी करेंगे 6th जनरेशन डायस्पोरा जो यहाँ पर है उनके लिए। अब लेटिन अमेरिका या कैरिबियन इंडिया के रिलेशंस की ज़रूरत क्यों है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, तो उसको देखते हैं हम। लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी। डिफेंस के देखो स्ट्रैटेजिकली पहले देखो आप, इंडिया और ब्राज़ील के अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं, 2+2 हमारा पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग होगा, दोनों में हम फ़ायदा करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स, काबिल साइन होने से आपको 5 लिथियम ब्लॉक्स अर्जेंटीना मिलेगा, तो उसमें आप लिथियम ले पाओगे। चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया में लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लिथियम ट्रायंगल में कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो क्या बोलोगे आप, ABC, यानी A फॉर अर्जेंटीना, B से बोलिविया, C से चिली। यहाँ पर लिथियम ट्रायंगल है और वर्ल्ड का यहाँ पर 75% रिजर्व यहाँ पर रखा है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो लेटिन अमेरिका की सप्लायर है फूड कमोडिटीज़ इन इंडिया, जैसे एडिबल ऑयल, पल्सेस वगैरह हमें देता है, और अर्जेंटीना ही हमें सोयाबीन ऑयल भी भारत को देता है। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है कंट्रीज़। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस की बात करें इन कंट्रीज़ के साथ, तो टोटल ट्रेड हमारा होता है 35.73 $US बिलियंस। इंडियन कंपनीज़ यहाँ इन्वेस्ट करती हैं 12 बिलियन से लेके 15 साल से हम फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, माइनिंग, पैसा। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मरकॉसर की तरफ मिलता है। मरकॉसर क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एनर्जी सिक्योरिटी में भी देखो आप, ऑयल इंपोर्ट करते हो आप वेनेजुएला से, मैक्सिको, ब्राज़ील से, उस पर भी टोटल इंपोर्ट भी आपका यहाँ से। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आप डिपेंडेंट हो इन कंट्री पे। क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो भारत ने $140 मिलियन दिया है कैरीकॉम को, किसके लिए, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। और कैरीकॉम क्या है, एक तरह का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन बढ़ाता है कैरिबियन रीजन्स का। कितने इसमें लोग हैं कैरीकॉम में, तो इसका कैरीकॉम में ध्यान रखना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसकी समिट भी ली थी ना, तो गए थे वहाँ पर। तो फर्स्ट इसकी समिट आपकी कैरीकॉम समिट की हुई थी 2019 में, अभी सेकंड समिट हुई थी इसकी गुआना में, ठीक है ना। तो 7 पिलर्स पे ये काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, इसका कैरीकॉम का फुल फॉर्म देख लो। कैरीकॉम का मतलब है कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना सबसे पहले तो। फिर ए से मतलब है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। आर से मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी, आर से मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। आई से मतलब है इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी, ये सब आएगा। फिर सी से मतलब है क्रिकेट एंड कल्चर। ओ से मतलब है ओशन इकोनॉमी एंड मैरीटाइम। एम से मतलब है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो इसकी सेकंड समिट मैंने आपको बताया अभी हो गई है गुआना में, पहली समिट इसकी मैंने आपको बता दी है। तो ये इस तरह से कर रहा है। इंडिया अभी पार्टनरिंग कर रहा है विद ब्राज़ील टू प्रमोट बायोफ्यूल रिसर्च एंड प्रोडक्शन। अब कोऑपरेशन से होगा क्या, सिग्निफिकेंट आपका कोऑपरेशन इन ग्रुप्स लाइक G20, ब्रिक्स है, इब्सा है। रीजनल ग्रुपिंग में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होंगे, ये भी एक बात है।
मर्कोसर बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्पेनिश इनिशियल्स हैं, लेटिन अमेरिकन सदर्न कॉमन मार्केट में चलते हैं, 1991 में आया था ये। इसका ऑब्जेक्टिव है गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की फ्री मूवमेंट कराना। हेडक्वार्टर्स इसके मॉन्टेविडियो उराग्वे में है। अब हमारा इन कंट्रीज़ के साथ चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना, बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना के रोबस्ट टाइज हैं लेटिन अमेरिका में और ट्रेड है 35 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है 2000 से लेकर। रीजनल इंटीग्रेशन बड़ा वीक है, बड़ा इनमें इंटरनल डिवीजन रहता है। जैसे ब्राज़ील और उरुग्वे है, उनके बायलेटरल डील्स में दिक्कत है। अर्जेंटीना थ्रेट टू लीव, उसको कहता रहता है मुझे करना ही नहीं तुम्हारे साथ काम। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिजिकल डिस्टेंस होने की वजह से डायरेक्ट एयर शिपिंग लिंक्स बहुत अनइकनॉमिकल है। कोई फॉरेन पॉलिसी ऐसी है नहीं। उसके बाद लैंग्वेज का डिसएडवांटेज, डायस्पोरा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि उसके बावजूद भी देखो, सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपना पॉलिटिकल एंगेजमेंट, हाई लेवल डायलॉग वगैरह इनके साथ आप करो। टैरिफ्स हटाओ और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करो, डायरेक्ट शिपिंग रूट्स को इस्टेब्लिश करो, एयर फ्रेट कॉरिडोर्स खोलो, एयर लिंक खोलो ताकि कॉस्ट कम लगे। लेटिन अमेरिका के रिसोर्सेज को यूज़ करो और भारत अपनी टेक्नोलॉजी को और स्ट्रेंथन करे, एग्रीकल्चर में, आईटी में, क्लाइमेट रेजिलियंस में। प्राइवेट सेक्टर का यूज़ कर लो। तो अगर इंडिया ट्रांसफॉर्म कर देना अपने टाइज इनसे, तो हम बहुत ही प्रोएक्टिव प्लस मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे और ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा होता जाएगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अच्छी होंगी, शेयर डेवलपमेंट गोल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया और ब्राज़ील। इंडियन पीएम ने कन्फर्ड किया ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। की अग्रीमेंट साइन हुआ ड्यूरिंग विजिट। तो अग्रीमेंट हुआ ऑन कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मेमोरेंडम साइन हुआ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन क्लासीफाई करी गई। 4 पिलर्स पे काम करते हैं हम इनके साथ और आगे हम चल के सोच भी रहे हैं, डिफेंस में, फूड में, एनर्जी ट्रांजिशन में, इस पे हम काम करेंगे। तो इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ये है हमारा रिलेशनशिप, अगर हमें एक शब्दों में कहें तो। बायलेटरल कोऑपरेशन हमारा 2006 से ही है। ग्लोबल कोऑपरेशन हम ब्रिक्स में है, बेसिक में है, G20 में है, इप्सा में है, यूनेस्को में है, विपो में है। ट्रेड भी हमारा 12.20 कब तक है। डिफेंस कोऑपरेशन ब्राज़ील हमारा को फाउंडेड है ग्लोबल बायोफिल अलायंस में, हमने रेटिफाई करा है इन्होंने ISA को भी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ब्रिक्स का जो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन हुआ, 17 समिट हुई, आपको पता ही है कहाँ हुई, ब्रिक्स में, ब्राज़ील के अंदर हुई। अब क्या है समिट में समझते हैं। देखो इसमें टॉपिक आया स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी है। अब इस समिट की हाईलाइट समझते हैं। देखो पार्टिसिपेशन में बोला गया कि फर्स्ट समिट है जिसने 11 फुल मेंबर स्टेट्स को, 10 पार्टनर कंट्रीज़ को साथ लाया है और 8 इनवाइटेड नेशंस थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। हमने वेलकम किया इंडोनेशिया को एज अ ब्रिक्स मेंबर। बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, उगांडा, ये सब के सब हमारे क्या हैं, ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब हम आगे की कहानी समझते हैं। अब जो यहाँ पर ये साइन हुआ है बेसिकली सोशली डिटरमिन्ड डिजीज़ के ऊपर भी, ताकि हमारा ग्लोबल अलाइनमेंट रहे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट चले, तो हमने लॉन्च कर दिया कि हम सोशली डिटरमिन्ड डिजीज़ को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब ये होती क्या है, जो पॉवर्टी से रिलेटेड हो, जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड डिजीज़ हो, लिविंग कंडीशन इनएडिक्वेट होने की वजह से हो। तो ब्रिक्स के लीडर्स ने एक फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन बनाया है क्लाइमेट फिनेंस को लेकर, और यहीं पे ग्लोबल गवर्नेंस AI के साथ भी साइन हुई है, ताकि फेयर कंपटीशन हो, इक्विटेबल डेटा गवर्नेंस हो, ट्रस्टवर्दी एथिकल AI का इस्तेमाल हो। इसके ऊपर भी हमने बात करी। फिर इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया क्लाइमेट फिनेंस को लेकर, कुछ गोल तैयार करे, कुछ सपोर्ट अप सिस्टम तैयार करा, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड खोला ताकि इनकरेज और एम्बिशियस डोनेशंस वगैरह आ सकें। ये लॉन्च हुआ था 2000 आपका ना COP28 चल रहा था UAE के अंदर, तब ये शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि ब्रिक्स से ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को भी बहुत बूम मिलेगा। बहुत सारा जो ब्रिक्स है वो आपके कलेक्टिव जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको रिजॉल्व करेगा, और इंटरेस्ट ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है ब्रिक्स। इसलिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्लोबल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा, इंक्रीज़ करेगा ये पार्टिसिपेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ का, तो इससे ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव ऐसे निकल कर आएगा। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें भी निकल कर आएंगी, मल्टीपोलैरिटी, रोल ऑफ ग्लोबल साउथ हमारा बढ़ेगा,
रिफॉर्म बढ़ेगी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में, ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली देखो हमारा काम क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम जब ना ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू लेकर डिजिटल गवर्नेंस के लेकर, तो उससे क्या होगा, हम देखो बनना भी हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिल्डअप चाहते हैं ना, तो हमें इक्विटी प्लस कोऑपरेशन प्लस शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के साथ चलेंगे, तो इसमें ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज नहीं रह जाएगा, फिर ये ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ भी हमारे को काम कराएगा। तो ब्रिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के लिए भी, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे जिलोंग ट्रीटी अंडर ऑकस। ऑकस आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है और यूएस भी है। तो रिसेंटली जब ऑकस में साइन हुआ, बायलैटरल डिफेंस साइन हुआ इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका नाम है गिलोंग ट्रीटी। तो गिलोंग ट्रीटी में है क्या, न्यूक्लियर पावर सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेटिव ट्रीटी है ये बेसिकली। इसका एम है सपोर्ट करना, स्टेबिलिटी देना, सिक्योरिटी देना यूरो अटलांटिक प्लस इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ को, ताकि क्या हो, डिज़ाइन हो, बिल्ड हो, ऑपरेट हो, डिस्पोजल हो ISSN सबमरीन्स का। और इसको बनाया गया है ट्राइलेटरल नेवल न्यूक्लियर प्रपोल्जन एग्रीमेंट्स में। ऑकस कब इस्टेब्लिश करा गया, 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था। पार्टनरशिप कंट्रीज़ कौन थी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस थी। पिलर 1 पिलर 2 की बात करें तो इसका फोकस है शिप बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 3 नेशंस। फोकस इसका एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी करना है ताकि यूएस सेल कर पाए सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को 2030 तक। यूके ने जॉइंटली प्रोड्यूस किया है नए सबमरीन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका फ़ायदा देखो ऑकस ये जो कर रहा है, इसका स्ट्रेटेजिक एडवांस क्या है, देखो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, यूएस लेड अलायंस सिस्टम इंडो पैसिफिक में क्रिएट हो जाएगा, तो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो काउंटर हो पाएगा। इससे क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया को भी, जहाँ पे यूएस एक्सपेंड अपना मिलिट्री फुटप्रिंट कर रहा है, यूएस का एक्सेस बढ़ रहा है वहाँ पर, यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री बूस्ट हो जाएगी। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं ऑकस को। अपॉर्चुनिटी ये है कि सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्वाड से कॉम्प्लीमेंट करेगा ये, इससे शिफ्ट यूएस का जो रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो बढ़ेगा, तो इससे आप चाइना को काउंटर कर पाओगे। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। यूएस ने जो रिव्यू लॉन्च करा ऑकस के लिए, तो यूएसए का पुश ऑस्ट्रेलिया को टू रेज इस डिफेंस एग्रीमेंट, तो वो भी एक बात है कि यहाँ पर ना बर्डन बहुत बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर। क्वाड के लिए कि इंडिया को लग रहा है कि क्वाड का फुल सिक्योरिटी पोटेंशियल लिमिट हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री अलाइंसेस वगैरह है ही नहीं, तो रेलेवेंस क्वाड का ख़त्म हो रहा है ऑकस की वजह से। फिर ऑब्जर्वर्स ये भी मानते हैं कि ऑकस एक वेस्टर्न डोमिनेटिव ग्रुपिंग है, इसमें कोई भी एशिया का मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जैसे क्वाड में फिर भी कर रहा है। समझ में आई यहाँ तक बातें। फिर उसके बाद सिनर्जी बता रहा है, वो इसके फ़ायदे नुकसान बता रहा है कि टाइमली डिलीवरी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये इसके नुकसान है। अपॉर्चुनिटी यही है कि यूके ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन और अच्छे होंगे, क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इंडिया के पास देखो रेयर अपॉर्चुनिटी है टू डेवलप अ यूनिक सेट ऑफ अरेंजमेंट यूएसए के साथ, उसके अलीज के साथ। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका हम बनाएं ताकि रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी हम सभी का मकसद होना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम गिरमितिया कम्युनिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी त्रिनिदाद टोबैगो गए थे ना, तो प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ गिरमितिया कम्युनिटी डेटाबेस, ताकि हम होल्ड कर पाएँ रेगुलरली वर्ल्ड गिरमितिया कॉन्फ्रेंसेस। अब इनके OCI भी इनका आपको पता है 6 जनरेशन को त्रिनिदाद टोबैगो को अनाउंस किया गया है। ये पहली कंट्री है जिसने इंडिया का पेमेंट यूनिफाइड इंटरफेस भी यूज़ करेगा, त्रिनिदाद टोबैगो। अब सवाल ये है कि गिरमितिया कौन है। याद रखना गिरमितिया वो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर हैं जिन्होंने भारत को मिड टू लेट 19th सेंचुरी में छोड़ दिया था टू वर्क इन ब्रिटिश कॉलोनीज़ में काम करने के लिए, और इन पे स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट भी लगाया गया था क्योंकि लेबर की शॉर्टेज थी। गिरमित का मतलब होता है मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ अग्रीमेंट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी वजह से माइग्रेट करना पड़ा है। इनको शुगर प्लांटेशन में काम कराया जाता था, टी गार्डन्स में काम कराया जाता था। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉरिशस में, फिजी में, वेस्ट इंडीज़ में, कैरिबियन में, गोवाना में, सब जगह पर है। सोर्स रीजन की बात करें तो मोस्टली फ्रॉम ये ज़्यादातर गिरमितियाज उठाए कहाँ से जाते थे, या तो यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब है, या तो उत्तर प्रदेश से या बिहार से उठाए जाते थे। अब इनको बेचारों को चैलेंज ही ऐसा था, इन बड़े गरीब घर के होते थे ये,
बेरोज़गार होते थे, एग्रीकल्चर कंडीशन ख़राब होती थी, तो इनके पास कुछ बचता नहीं था चारा, तो ये ऐसे चले जाते थे। तमिल्स में भी मद्रास, नागापट्टनम, ये सब थुंडी, ये सब जाते थे, सिलोन, बर्मा वगैरह। तो गिरमिटियस का भारत के लिए फ़ायदा ये है, वाई प्राइम मिनिस्टर इज़ टॉकिंग अबाउट देम, क्योंकि डीप कल्चरल टाइज़ है भैया। मेजॉरिटी ग्रुप कंट्री मॉरिशस, गुआना, त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम, सब जगह पे रहते हैं ये फेस्टिवल हमारे इंडिया वाले तो करते हैं, ये दिवाली मनाते हैं, रामलीला करते हैं। त्रिनिदाद टोबैगो में होसे फेस्टिवल होता है, फोक सॉन्ग हमारे वाले गाते हैं ये। तो धनताल, ढोलक वोलक, हारमोनियम जैसे ईस्टर्न यूपी में होता है वहाँ भी होता है। हिंदी, भोजपुरी, अवधी बोली जाती है, आपको पता है, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम में। और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, मल्टीलेटरल फोरम्स में बहुत बड़ी पोजीशन ये वहाँ पर गैदर करते हैं गिरमिटिया कंट्रीज़ में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस में वहाँ पर, और इकोनॉमिक इनके फिलंट्रॉफी ये सब बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो रिसेंट प्रपोजल यही है कि गिरमिटियास की हिस्ट्री को स्कूल एजुकेशन में भारत में पढ़ाया जाएगा, ताकि इनके कल्चर को, इनके आर्ट को, इनकी हिस्ट्री को वेलकम किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके, और इनके कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए ही इसको उठाया गया है। इमीडिएटली हम शॉर्ट्स पर आकर शॉर्ट्स को ख़त्म करते हैं। कलादान मल्टी मॉडल ये आपका ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो ज्वाइन किया गया इंडिया और म्यांमार द्वारा, ताकि कार्गो ईस्टर्न पोर्ट से आराम से म्यांमार की तरफ चला जाए, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को प्रमोट करने के लिए किया गया है। तो कलादान मल्टी मॉडल आपका जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है 2008 में ये आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको साइन किया। इनलैंड वाटरवेज इसको काम कर रहा है। इसके 2 तरह के वाटरवेज और रोड कंपोनेंट है। याद रखना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है, इससे भारत को क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा है जोग्राफिक लोकेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड होगा, यानी रीजन इज़ कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू चिकन्स नेक। इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ ये अलाइन होगा। कॉस्ट एंड टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम कोलकाता टू इजराइल वुड ड्रॉप बाय मोर देन 50%। यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट रीजन बिजनेस हब की तरह डेवलप होगा, ट्रेड बढ़ेगा, सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग बढ़ेगी। अनदर कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को लेके, चाहे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड है, कुछ अदर पोर्ट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है, यूएस डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को। विड्रॉल हो रहा है, अनाउंस किया गया है। वोक एंड डिवाइसिव कॉजेज ऑफ एंटी इजराइल बायस। दिस मार्क्स द थर्ड यूएस का एग्जिट है फ्रॉम यूनेस्को एंड सेकंड फ्रॉम अंडर द करंट लीडरशिप। यूएन की कई बॉडीज से, डब्ल्यूएचओ से निकल ही गया, यूएन सेशन रिलीफ एंड वर्क से निकल गया। अब इससे बजटरी इम्पैक्ट पड़ रहा है यूएन पे। विड्रॉल से चाइना को भी फ़ायदा हो रहा है, और इससे ट्रस्ट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का भी ख़त्म हो रहा है। तो यूनेस्को क्या थी? एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, और ये पीस एंड सिक्योरिटी सारे वर्ल्ड में, यूनिक साइंस एंड कल्चर सबको बचाती है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है यूनेस्को का। 194 मेंबर्स हैं इसके, एसोसिएट मेंबर 12 हैं। ये सारी रिपोर्ट्स निकालता है, ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हो, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हो, ये सब निकालता है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इंडिया ने रिसेंटली रिटेरेट किया अपने कमिटमेंट को कि हम जस्टिस फॉर क्राइम कमिटेड अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स को लेंगे, और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हमने वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑफ फ्रेंड एक इंडिया के द्वारा बनाया गया इनिशिएटिव है, जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। सभी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट यूएन पीस कीपर 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस का अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, और ये बहुत बड़ा रोल निभाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैक्ट फॉर फ्यूचर। इंडिया ने इसको भी कमिट किया कि भाई रीअफर्म करते हैं हम यूएन डायलॉग को। 2024 में समिट हुई थी, पैक्ट फॉर फ्यूचर वहाँ तैयार किया गया था। इसमें बोला गया है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट प्लस डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस, क्लियर कमिटमेंट्स वगैरह दिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशनल पीस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस को लेकर। नेक्स्ट हमारा आईसीसी है। आईसीसी ने वेलकम किया भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूक्रेन को, 125th स्टेट पार्टी टू रोम स्टैट्यूट। फर्स्ट परमानेंट, याद रखो, इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट है जो कि क्या करता है, क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल बेसिस पे, सीरियस कोई क्राइम किया हो, जेनोसाइड, वॉर क्राइम, कोई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, तो अब ये करता है। रोम स्टैट्यूट हेग नेदरलैंड्स का आपका हेडक्वार्टर्स है। E3 कंट्रीज़ की बात की जाए तो ईरान वॉज रिसेंटली थ्रेटन्ड बाय स्नैपचैट बाय द 3 कंट्रीज़। अब E3 इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, यूके, जर्मनी, फ्रांस की फूड एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन करते हैं। ये फर्स्ट टाइम या यूएस को इराक ने अटैक किया था 2003 में, तब इन्होंने बनाई थी ये ट्राइलेटरल स्ट्रैटेजी कि कैसे इनको मैनेज करना है। तो आपको पता है स्नैपबैक सैंक्शन भी 2015 में ईरान पे GCPO की लगी थी, तो ये आप लोग न्यूक्लियर कमिटमेंट्स वगैरह नहीं वायलेट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट आपका एक रिपोर्ट आती है, एक इंडेक्स आता है जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का, जिसमें 9th एडिशन निकाला गया है। इसको रिलीज़ किया गया था बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ हैं, 23 इसमें क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं, 3 तरह के लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी, डिजिटल मिलिट्राइजेशन, ये सब है। एवरेज लेवल ऑफ ग्लोबल पीस जो आपको पता है डिटोरिएट हो रखा है। साउथ एशिया सेकंड लीस्ट पीसफुल रीजन ग्लोबली, आपको बता दूं मैं, ये भी साउथ एशिया। आइसलैंड फर्स्ट प्लेस पर है, इंडिया की रैंक 1/5 है। ये ध्यान रखना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी हमारी रैंक कुछ खास नहीं आई। रशिया 163 है, लीस्ट पीसफुल कंट्री है। सबसे पहले कौन है? आइसलैंड है। ठीक है जी। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, रेड सी की बात कर रहे हैं। रेड सी आपके सामने है। ये रेड सी में कार्गो शिप में नया अटैक हाउती यमन ने किया था। रेड सी मार्जिनल सी है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन में पड़ता है। गल्फ ऑफ अडैन, स्ट्रेट ऑफ मालदीव, इन सबको मेडिटेरियन सी स्विच कैनाल को कनेक्ट करता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज ज़रूर याद रखना, रेड सी की पेपर में पूछी जा सकती हैं। इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है, आपका सऊदी अरबिया है। ठीक है ना, ये सारी जो नेशंस हैं, यमन है, ये सभी नेशंस इसको करते हैं। नदर्न स्प्लिट इसमें हुआ भी था, आपको पता है, गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा में। वर्ल्ड का मोस्ट सलीन सी वाटर है रेड सी। रेड सी में बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है किसी भी फॉर्म में, कोई नया फॉर्म ऑफ वाटर एंटर नहीं करता है। नया है टॉपिक आपका न्यू क्लेसिडोनिया के बारे में, यहाँ सिचुएटेड है ये। फ्रांस ने अनाउंस किया है टू गिव न्यू क्लेसिडोनिया मोर ऑटोनॉमी। स्टेट ऑफ न्यू में फ्रेंच रिपब्लिक बेसिकली इनके रहते हुए इनको और ऑटोनॉमी मिलेगी। फ्रेंच ओवरसीज़ में रहते हैं, 1840 में बने थे ये, किडनैप करे गए थे लोग जो वहाँ पे स्लेव्स वगैरह, वहाँ पे इनको छोड़ दिया गया था। इंडिजीनियस जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो कनक पॉपुलेशन और यूरोपियन लोग हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका आता है M23 रिबेल्स के बारे में। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने रवांडा बैक्ड M23, इन्होंने यहाँ कहा है कि परमानेंट सीज करेंगे ये, और ये बेसिकली मार्च 23 मूवमेंट है इनकी। इसका नाम रखा गया है इसके लिए, साइनिंग यहाँ पर कांगोलीज वगैरह गवर्नमेंट को, ताकि तुत्सी पीपल को रिवोल्ट जो यहाँ करते रहते हैं उनके बारे में। आप मुझे बताओ तुत्सी ट्राइब कौन सी है, उसके बारे में, कहाँ रहती है, इसका क्या स्पेशलिटी, ये बताना है। लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग इसमें 85 से 77 हो गई, हम जंप कर गए हैं, हमारी रैंक अच्छी हुई है। इंडियन सिटीजन्स कैन नाउ ट्रेवल टू 59 डेस्टिनेशंस, हमें बिना उसमें वीज़ा के हम जा सकते हैं। ओरिजिनल है, अथॉरिटेटिव रैंकिंग है, सभी वर्ल्ड के पासपोर्ट्स को चेक करेगी, एक्सक्लूसिव है। टॉप स्पॉट सबसे पहले मिला है इसमें सिंगापुर को। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल हम इकॉनमी के लिए मिलेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल।